हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। आज है हमारा डे 20 और आज के लिए जो मैंने चैप्टर उठाया है वो है विद्यापति के पद। 3 पद हैं, बहुत आसान से पद हैं। उनका सारांश पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, व्याख्या के पर्पज से प्रश्न उत्तर करेंगे और फीचर लेखन पर एक प्रश्न मैंने तैयार किया है अभिव्यक्ति और माध्यम से कि फीचर किसे कहते हैं, वो प्रश्न है। और उसके साथ एक फीचर लिखने का भी हम अभ्यास करेंगे, क्योंकि कई बार समाचारों की तरह से एक फीचर लिखने का भी टॉपिक दे दिया जाता है। कोई टॉपिक, उस पर आपको फीचर लिखना है। चलिए कविता की बेसिक जानकारियों से हम शुरू करते हैं। कवि हमारे हैं विद्यापति। कविता जो है पद के नाम से संकलित है आपकी बुक में। भाषा है मैथिली। 3 पद हैं, तीनों ही श्रृंगार रस के पद हैं। हालांकि 2 पदों में वियोग श्रृंगार है, लेकिन आपको श्रृंगार रस याद रहे उतना ही काफ़ी है। तो तीनों श्रृंगार रस के पद हैं। मुख्य बिंदु देखने से पहले थोड़ा सा संदर्भ देखते हैं। एक पॉइंट में मैंने संदर्भ लिखा है और उसके बाद तीनों पैरा के अलग अलग सरल अनुवाद किया है, व्याख्या के पर्पज से भी और चैप्टर को समझने के पर्पज से भी। तीनों पदों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। नायिका हम गोपियों को मान सकते हैं, जिनके नायक श्री कृष्ण है। कृष्ण बहुत समय तक ब्रज में रहे, यानी जन्म लेते ही वो ब्रज में आ जाते हैं और उसके बाद जब तक वो कंस का वध नहीं कर देते वो ब्रज में ही रहते हैं। तो ब्रजवासी उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। उनके फ्रेंड, गोपियाँ और सारे ब्रज के लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। लेकिन जब वो कंस को मार देते हैं तो वो मथुरा के राजा बन जाते हैं और मथुरा चले जाते हैं। राजा बनने के बाद जिम्मेदारियां नेचुरली बात है बढ़ जाती हैं, तो वो वहाँ से वापस नहीं आ पाते। तब ब्रज के लोग श्री कृष्ण की याद में बहुत दुखी हो जाते हैं। ये प्रसंग है। अगर व्याख्या आए तो हमें किस तरीके से लिखना है प्रसंग कि गोपियाँ जो हैं क्यों दुखी हैं, कृष्ण कहाँ चले गए हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा प्रसंग है। चलिए पहला पैरा देखते हैं। पहले पैरा में क्या है। नायिका अपनी सहेली से कहती है कि जिनके भी पति विदेश गए हुए थे सभी वापस आ गए हैं, केवल मेरे प्रियतम अभी तक वापस नहीं आए। इसके बाद नायिका कहती है कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो श्री कृष्ण के पास अगर संदेश भेजना चाहे तो किसके माध्यम से भेजे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका पत्र जो है कृष्ण तक ले जाएगा। सावन का महीना आ गया है और यह दुख अब सहन नहीं होता। इतना बड़ा घर है लेकिन उसमें मैं अकेली हूँ और उस घर में मेरा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरा मन श्री कृष्ण जो है अपने साथ ले गए हैं। श्री कृष्ण जो हैं ब्रज को छोड़कर मथुरा में जा बसे हैं और इस कारण बहुत सारे लोग जो हैं दुखी हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को दुख दे दिया है और ये उनके अपयश का भी कारण बना है। इसलिए लोग जो है उनको कुछ भला बुरा भी कहने लगे हैं। इसके बाद कवि विद्यापति कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर श्री कृष्ण सावन के महीने में नहीं आए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो अपने मन में, वो कार्तिक के महीने में ज़रूर आएंगे। कोई बात नहीं, अगर सावन गुजर गया और सावन में कृष्ण वापस नहीं आए, ब्रज में नहीं आए, तो थोड़ा सा धैर्य धारण करो, वो कार्तिक महीने तक ज़रूर आ जाएंगे। तो ये था हमारा पहला पैरा, जिसमें एक नायिका है वो कृष्ण से मिलना चाहती है, क्योंकि सभी लोगों के पति वापस आ गए हैं और केवल श्री कृष्ण ऐसे हैं जो मथुरा से ब्रज वापस नहीं आए उनसे मिलने के लिए। दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कविता का, प्रश्न उत्तर की दृष्टि से भी और व्याख्या की दृष्टि से भी। तो दूसरे पद को आप ज़रूर ध्यान से करेंगे। दूसरे पद में एक सहेली जो है दूसरी सहेली से उसके और श्री कृष्ण के संबंधों के बारे में पूछती है। एक सहेली दूसरी से प्रश्न करती है कि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करती हो तो वो अनुभव कैसा है, श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा प्रेम का अनुभव कैसा है। तो वो सखी उत्तर देती है कि श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वो हर समय नया अनुभव देता है। एक जैसा अनुभव नहीं है। जब भी श्री कृष्ण से हम प्रेम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनको देखते हैं, हर बार कुछ नया अनुभव होता है। इसलिए एक तरह का अनुभव नहीं है जिसको हम शब्दों में बता सकें। शुरू की 2 लाइनों में ये सब बता करके पूरे पैरा में आगे डिटेल से बताया गया है कि उनका अनुभव जो है शब्दों में क्यों नहीं बताया जा सकता। श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि हम उसे कितने ही जन्मों तक देखते रहें लेकिन हमारी आँखें तृप्त नहीं होती, हमारी आंखों को संतुष्टि नहीं मिलती, चाहे कितने भी जन्मों तक हम श्री कृष्ण के रूप को निहारते रहें, देखते रहें। उसके बाद उनके बोल इतने मीठे हैं, उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि श्री कृष्ण के साथ हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, हमारे कान उनकी आवाज़ सुनने से थकते नहीं हैं। हम उनके साथ चाहे कितना भी समय व्यतीत कर लें, कितनी मधुर रातें व्यतीत कर लें, कितना भी समय व्यतीत कर लें, कितने भी दिन व्यतीत कर लें, लेकिन जो उनसे प्रेम का अनुभव है वो हमेशा हमें नया लगता है।
उनको हम चाहे लाखों सालों तक अपने हृदय में रख लें, अपने मन में बसाए रख लें, लाखों जन्मों तक हम चाहे श्री कृष्ण की भक्ति कर लें, फिर भी हृदय संतुष्ट नहीं होता। फिर भी कभी ऐसा पॉइंट नहीं आता जहाँ जाकर के कोई व्यक्ति ये कह दे कि अब तो बहुत हो गया, श्री कृष्ण की हमने बहुत भक्ति कर ली, अब मन भर गया। ऐसा कभी नहीं होता। इतना समय उनके साथ प्रेम करते रहने के बाद भी उस अनुभव को ना तो शब्दों में बखान करने वाला कोई व्यक्ति आज तक मिला है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो इन चीज़ों से संतुष्ट हो गया हो। कृष्ण को देखकर, उसकी बातें सुनकर, उससे प्रेम करके, उसको हृदय में रख करके कोई व्यक्ति आज तक लाखों में एक भी नहीं मिला है जो श्री कृष्ण के प्रेम से संतुष्ट हो गया है, जिसने ये कह दिया हो कि बहुत जन्म हो गए इनसे प्रेम करते करते, अब बहुत हो गया, अब रहने देते हैं, अब किसी और से प्रेम करते हैं। ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला है। तो ये उनके प्रेम का अनुभव है जिसको बताया नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। बड़ा आसान पैरा है, आपको याद रखना है इसको परीक्षा की दृष्टि से। तीसरा पैरा देखते हैं। ये इस पैरा में जो है विरह का वर्णन है कि श्री कृष्ण वापस नहीं आ रहे हैं, तो नायिका जो है, गोपियाँ जो हैं कि कैसी हालत में है। थर्ड पैरा देखते हैं। इस पद में नायिका की विरह दशा का वर्णन है। श्री कृष्ण के बिना नायिका को खिले हुए फूल भी अच्छे नहीं लगते। फूलों को देखकर वो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है और कोयल की और भंवरे की ध्वनि सुनकर अपने कानों को बंद कर लेती है। प्रेम की निशानी होते हैं खिले हुए फूल, कोयल की आवाज़, भंवरे की आवाज़। ये सारी चीज़ें नायिका को श्री कृष्ण की याद दिलाती हैं। ये सारी चीज़ें भी तभी अच्छी लगती हैं जब कृष्ण उनके पास हो। जब मन अच्छा नहीं है, मन दुखी है, श्री कृष्ण के वियोग में नायिका दुखी है, तो ये चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। तो फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है नायिका, और कोयल और भंवरे की ध्वनि को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है। नायिका की इस दशा के बारे में उसकी सहेली जो है श्री कृष्ण को बताती है कि वो सुंदरी तुम्हारे प्रेम में बहुत अधिक कमज़ोर हो गई है। और कमज़ोरी का वर्णन कैसे करती है? किसी तरह पकड़ पकड़ कर वो जो है धरती पर बैठ तो जाती है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता बिना किसी की सहायता के। धरती पर बैठ तो जाती है किसी तरीके से, लेकिन उससे उठा नहीं जाता। धरती पर बैठे बैठे वो चारों तरफ देखती रहती है कि किसी दिशा से शायद श्री कृष्ण आते हुए दिख जाएं। चारों दिशाओं में वो धरती पर बैठकर देखती रहती है कि शायद किसी दिशा से श्री कृष्ण उसको दिख जाएं। आंखों से उसकी लगातार गर्म आंसुओं की धारा बहती रहती है। गर्म गर्म आंसू जो हैं उसकी आंखों से लगातार बहते रहते हैं। 14 के चांद के समान दिन प्रतिदिन वो कम होती जा रही है। जैसे 15 दिनों का सर्कल होता है चांद का, तो 14 वाले सर्कल पर पहुंच गई है, यानी उससे आगे अमावस्या आ जाएगी तो वो दिखना ही बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो है उसकी शारीरिक हालत का वर्णन है कि इतनी कमज़ोर हो गई है। चांद जो है पूर्णिमा को पूरा होता है और अमावस आते आते जब 14 आती है तो बिल्कुल हल्का सा दिखाई देता है। ये उसी से उसकी कंपेयर किया गया है उसको, नायिका की स्थिति को, कि 14 के चांद के समान बहुत कमज़ोर, बहुत पतली सी हो गई है और अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो बिल्कुल ही दिखाई देना बंद कर देगी। उसके बाद है राजा शिव सिंह विरह के दुख को जानते हैं, इसलिए वो अपनी रानी लक्ष्मा देवी के साथ ही रहते हैं। ये लाइन इसमें क्यों ऐड करी? क्योंकि विद्यापति जो हैं राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, वो उसके दरबार में रहते थे, तो उसने अपने राजा को भी खुश कर दिया कि दोनों जो हैं राजा रानी साथ साथ खुश रहें, उन्हें कभी विरह का सामना ना करना पड़े, उन्हें कभी गोपियों की तरह इस हालत का सामना ना करना पड़े। तो उनका नाम भी इन्होंने डाल दिया विद्यापति ने इस पद में। राजा का नाम है शिव सिंह और रानी का नाम है लक्ष्मा देवी। कविता हमने पढ़ ली, बड़ी आसान सी कविता थी। भाषा क्योंकि थोड़ी सी अलग है, मैथिली भाषा है, इसलिए थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है। अदरवाइज़ आप वर्ड मीनिंग के साथ उसको पढ़ेंगे तो बड़ी आसान सी कविता है। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। 3 पैरा हैं, तीनों पैरा में से मैंने 3 ही प्रश्न उठाए हैं जो पूरे पैरा को कवर करेंगे। उसमें से कोई भी प्रश्न घुमा फिरा करके आता है तो थोड़ा कम या ज़्यादा करके आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं पहले पैरा में से। प्रियतमा के दुख के क्या कारण है? प्रियतमा के दुख का कारण है कि श्री कृष्ण जो है वापस नहीं आए हैं। वो श्री कृष्ण के पास पत्र भेजना चाहती है, लेकिन कोई पत्र ले जाने वाला दिखता नहीं है। आगे वो कहती है कि सभी स्त्रियों के पति सावन के महीने में वापस आ गए हैं, केवल श्री कृष्ण ऐसे हैं जो वापस नहीं आए। मथुरा जाने के बाद कभी भी ब्रज वापस मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। इतने बड़े महल में वो अकेली है, उसका मन नहीं लग रहा क्योंकि उसका मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं और यही उसके दुख का मुख्य कारण है। पहला प्रश्न देखते हैं। कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा का वर्णन करना चाहता है? इस लाइन का मतलब है कि नयन कभी भी तृप्त नहीं होते। दूसरा है नायिका के प्राण तृप्त न होने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। ऊपर केवल आंखों का था कि कृष्ण को दर्शन करके कभी भी आंखें थकती नहीं हैं।
बीच वाले प्रश्न में वो पूरा ही पैरा आ जाएगा कि कैसे हम उनको कितना भी प्रेम कर ले कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। और तीसरा, सेहे पीड़ित अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होए। सेह का मतलब स्नेह, पीड़ित का मतलब प्रीति या प्रेम, अनुराग का मतलब भी प्रेम होता है, बखानिया वर्णन करना, तिल तिल नूतन होए, हर रोज़ नया हो जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि श्री कृष्ण से प्रेम का अनुभव हर रोज़ नया क्यों लगता है। तो घुमा फिरा करके तीनों प्रश्नों का उत्तर सेम रहने वाला है, इसलिए चलिए देखते हैं कि क्या उत्तर हम लिखते हैं। इस पद में एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के साथ उसके संबंधों और प्रेम के बारे में पूछती है। तो दूसरी सखी उत्तर देती है। सखी कहती है कि श्री कृष्ण से प्रेम, स्नेह और अनुराग का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हर क्षण नया लगता है। श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर है कि हम कभी भी उसके रूप से तृप्त नहीं होते। श्री कृष्ण के मधुर बोलों से हमारे कान कभी भी तृप्त नहीं होते। उनके साथ पता नहीं हमने कितनी मधुर रातें बिताई हैं, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती। उनको चाहे कितने लाख जन्मों तक हम अपने हृदय में रख लें, लेकिन उनके प्रेम से हमारा मन नहीं भरता। ये पूरे पैरा को मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है। अब अगर हम बात करें कि तीनों प्रश्नों में अलग क्या है, सेकंड प्रश्न में एज इट इज़ हमें इसका आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन का भी अगर आए तो पूरा आंसर हमें लिखना है। लेकिन पहले प्रश्न में केवल नयनों के बारे में पूछा गया है कि आंखें दर्शन से तृप्त क्यों नहीं होती, तो केवल आंखों के बारे में हमें लिख देना है। बाकी दो में हम पूरा आंसर लिख सकते हैं, वो एज इट इज़ आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयल और भंवरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। और दूसरा मैंने इसी के साथ ऐड किया, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा का वर्णन कवि ने कैसे किया है। सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर में हमें पूरा आंसर लिखना है, और कोयल और भंवरों वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी कि हमें कहाँ तक अगर लिखेंगे तो काफ़ी रहेगा। चलिए आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण के बिना नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खिले हुए फूलों को देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोयल और भंवरों की मधुर ध्वनि भी उसे कृष्ण की याद दिलाती है, इसलिए वो अपने कान बंद कर लेती है। पहले प्रश्न में यहाँ तक काफ़ी है, थोड़ी सी एक लाइन हम भूमिका की लिख देंगे कि कृष्ण नहीं है, इसलिए नायिका की यह हालत ऐसी हो गई है। दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। श्री कृष्ण के विरह में नायिका इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो धरती पर किसी तरह बैठ जाती है, लेकिन उससे उठा नहीं जाता। उसकी नज़रें चारों तरफ केवल श्री कृष्ण को ही ढूंढती रहती है। दूसरे पैरा में हमें सारा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि उसकी हालत कैसी हो गई है। बस वो इतनी कमज़ोर हो गई है, बैठ जाती है, उससे उठा नहीं जाता, चारों दिशाओं में श्री कृष्ण को ही ढूंढती रहती है। उसे फूल अच्छे नहीं लगते, उसे कोयल और भंवरे की आवाज़ें अच्छी नहीं लगती। तो सेकंड वाले प्रश्न में हम पूरा आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं, और पहले वाले में कोयल और भंवरों और फूलों वाला एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ी हम भूमिका बनाएंगे कि उसकी हालत कैसी है और क्यों है। चलिए अभिव्यक्ति और माध्यम का अपना एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारा है, फीचर क्या है। घुमा फिरा कर फीचर के बारे में, फीचर की विशेषता, फीचर की भाषा, शैली, जो भी आए तो फीचर की सारी विशेषताएं मैंने इस क्वेश्चन में ऐड कर दी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीचर, समाचार दोनों आपको पता होने चाहिए। तो फीचर देखते हैं। समाचार पत्रों में खबरों के अतिरिक्त कुछ अन्य लेख भी होते हैं, उनमें से एक प्रमुख प्रकार है फीचर। फीचर एक सृजनात्मक लेख है जिसका उद्देश्य है पाठकों को सूचना पहुंचाने के साथ साथ उनका मनोरंजन करना। ये एक विशेष बात है फीचर में। समाचारों में केवल सूचनाएं होती हैं, लेकिन फीचर सूचना को मनोरंजक तरीके से पहुंचाता है। फीचर में किसी विषय या मुद्दे पर लेखक अपने विचार प्रकट कर सकता है। समाचारों में अपनी राय नहीं देनी होती। कोई घटना है, जैसी घटना घटी वैसी ही लिख देनी होती है, लेकिन फीचर में लेखक अपनी राय प्रकट कर सकता है। फीचर को हम कहानी की तरह लिख सकते हैं। फीचर की भाषा सरल होने के साथ साथ रोचक भी होती है, क्योंकि जब मनोरंजन वाला फैक्ट इसमें जुड़ गया तो भाषा थोड़ी सी रोचक होती है। इसका आकार भी लेख के विषय के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। फीचर में विषय को रोचक बनाने के लिए फोटोग्राफिक्स का होना आवश्यक है। एक एमसीक्यू का प्रश्न है कि फीचर की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यह है कि उसमें फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। मुख्य बात ध्यान रखने योग्य यह है कि फीचर में किसी सूचना को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जो इसे समाचार से अलग करती है। ये दो चीज़ें फीचर में मेन है। एक तो सूचना को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना, दूसरा रोचकता बढ़ाने के लिए फोटोग्राफिक्स का ऐड करना। चलिए हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पेपर में फ़ीचर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीचर लिखना मतलब एक पैराग्राफ लिखना, एक अनुच्छेद लिखना। बस भाषा थोड़ी सी हम रोचक कर सकते हैं, सरल भाषा रखें और थोड़ी सी रोचक कर लें उस भाषा को, वो होता है फ़ीचर। एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। हर हाथ में हथियार, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में लिखना है कि सोशल मीडिया आजकल हर व्यक्ति के हाथ में है और वो व्यक्ति उसे हथियार की तरह से यूज़ कर सकता है।
तो इसको हम प्लस पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसको हथियार से जोड़कर हम माइनस पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों तरीके से इसको लिखने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। आज यह सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना जैसे कई कार्य करता है। सोशल मीडिया की काम है सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना और मनोरंजन करना। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति की पहुंच पूरे विश्व तक हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने देश, समाज और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जा सकता है, यदि इसका सकारात्मक उपयोग करे तो। ये हमने अच्छी बातें लिख दी सोशल मीडिया के बारे में कि क्या अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा अच्छी बातों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, सकारात्मक इसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। सोशल मीडिया को भ्रष्टाचार के खिलाफ, सामाजिक जागरूकता के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक हथियार की तरह प्रयोग किया जा सकता है। यानी हर व्यक्ति की पहुंच सोशल मीडिया तक है, तो वो जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। हम अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जो केवल सोशल मीडिया की वजह से न्यायपालिका के संज्ञान में आए और देश हित में एक सही कदम उठाया गया। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको दबा दिया जाना था, लेकिन किसी ने उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दी और वो वायरल हो गई और जो है सही जगह तक पहुंच गई और उस पीड़ित को न्याय मिला। किसी भी हम उदाहरण को हम ले सकते हैं जो सोशल मीडिया की वजह से हाईलाइट हुआ हो, कोई भी ऐसा केस, तो उसको हम उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। लोकप्रियता के क्षेत्र में भी सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना कोई काम शुरू किया और सोशल मीडिया की मदद से उसे विस्तार करने में बहुत अधिक मदद मिली। बहुत सारे ऐसे नए नए एंटरप्रेन्योर आप देखते हैं, उन्होंने अपना छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन सोशल मीडिया की मदद से बहुत ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी करके और वो जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर गई। ऐसे लोगों का हम उदाहरण लिख सकते हैं। इसी तरह अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करना, अपना प्रचार प्रसार करना, फिल्मों के ट्रेलर इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग प्रचारित करना चाहते हैं। ये कुछ सकारात्मक बातें थी जिनको हमने सोशल मीडिया के पक्ष में लिखा, यानी सोशल मीडिया इन चीज़ों के लिए एक हथियार की तरह से यूज़ किया जा सकता है अच्छे कामों के लिए। थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट भी लिख देते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस हथियार से हम अपनी सुरक्षा करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि हथियार शब्द इसमें डाल दिया, तो हथियार तो अपनी सुरक्षा के लिए भी यूज़ हो सकता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी यूज़ हो सकता है। कहने का अर्थ है कि यदि हम सही काम के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें तो ही इसमें सबकी भलाई है, क्योंकि सोशल मीडिया के दुष्परिणाम भी कुछ कम नहीं है। बहुत जल्दी दुर्भावनाओं को प्रसारित कर देता है, कुछ गलत चीज़ को भी बहुत जल्दी वायरल कर देता है। जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। ये एक इसका माइनस पॉइंट है कि बहुत जल्दी गलत चीज़ों को वायरल कर दिया जाता है। इसीलिए जब जैसे किसान आंदोलन चल रहा था या कई बार किसी प्रदेश में स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है तो वहाँ के इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है, ताकि लोग जो है गलत चीज़ों का प्रचार न कर सके। लोगों को भ्रमित किया जा सकता है, कुछ गलत चीज़ें फैलाई जा सकती हैं, अश्लीलता फैलाई जा सकती है, अधिक उपयोग से इसकी लत लग सकती है। साइबर क्राइम बढ़ने लगे हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस हमें हर रोज़ देखने को मिलते हैं। ऑनलाइन सब कुछ हो गया, बैंक डिटेल, अकाउंट, हमारा डाटा बैंक अटैच होता है, इंटरनेट बैंकिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो रुपए पैसों की धोखाधड़ी हर रोज़ हमें देखने को मिलती है। अब इसका कंक्लूज़न की तरफ चलते हैं। हमने अच्छी बातें भी बता दी और गलत बातें भी बता दी। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया वास्तव में एक हथियार है। यदि इसका प्रयोग हम अपने और समाज की सुरक्षा और विकास के लिए करें तो इसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। यानी बहुत सबके हाथों में है, सबकी पहुंच में है, बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है, तो इसको हम अपने विकास के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि इसका उपयोग हम अपना और दूसरों का नुकसान करने के लिए करें तो भी इसका मुकाबला किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता। एक गलत सूचना वायरल हो जाए, एक गलत फ़ोटो वायरल हो जाए तो लोगों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो इसको इस सेंस में भी ले जाया जा सकता है। यानी हमने दोनों तरीके के इसके प्रभाव बता दिए और हमने एंड में निष्कर्ष में ये दे दिया कि हमें इसको अपने विकास के लिए प्रयोग करना है। तो ये था फीचर लिखना कि फीचर हम कैसे लिख सकते हैं। 3 नंबर का फीचर एक पैराग्राफ की तरह से लिख सकते हैं। भाषा हम आसान रखें, थोड़ी सी उसमें रोचकता रखें, दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण उसमें ऐड कर दें तो बड़ा अच्छा सा फीचर हमारा बन जाएगा। तो ये था आज का हमारा रिवीजन डे 20 का। आई होप आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर बहुत सरल भाषा में उस प्रश्न का उत्तर दूंगी। तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।